What's up guys, I hope you are doing well. I am वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं ऐसा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे हो। तो ये है आज का लेक्चर। इसमें सबसे पहले हम लोग एक क्विज देखेंगे, उसके बाद में आप लोगों के सामने टोटल नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे जो कि जैसे एग्जाम में आप लोगों से पूछे जाते हैं। ये क्विज भी डायरेक्ट एग्जाम में आप लोगों से क्वेश्चन बन सकते हैं या फिर आप लोगों से किसी क्वेश्चन में स्टेटमेंट की फॉर्म में पूछा जा सकता है। तो इसको भी ध्यान से सुनिएगा ताकि आप लोग एग्जाम में कंफर्टेबल फील कर सकें। तो ये आप लोगों के लिए एक तरीके से रिवीजन क्विज है, जो चीज़ें आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ मैं, ठीक है, अलग अलग लेक्चर में। तो यहाँ पर आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। सबसे पहले बात की जा रही है यहाँ पर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे के बारे में। ये एनुअली सेलिब्रेट किया जाता है 12 दिसंबर को, ठीक है। तो ये किसके द्वारा प्रमोट किया गया था, ठीक है, तो ये आप लोगों को बताना है यहाँ पर। सेकेंड क्वेश्चन में बोला गया यहाँ पर वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2019 ये किसके द्वारा रिलीज की गई, जिसमें बोला गया कि ग्लोबली यहाँ पर 228 मिलियन केस ऑफ मलेरिया इन 2018 ये डाउन हो गए। यहाँ पर कितना 251 हुआ करते थे 2010 में, यानी कि 2018 में केस जो है वो काफ़ी डाउन हो गए एज कम्पेयर टू 2010 में जो केस हुआ करते थे। ये रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की गई है, ये आप लोग को बताना है। किसके द्वारा अनाउंस किया गया है यहाँ पर जो 2020 ईयर है एज ए नर्सिस एंड मिडवाइफ, यानी कि कोविड-19 के चलते जो नर्सिस हैं और जो मिडवाइफ्स हैं उनके द्वारा बहुत बड़ा रोल प्ले किया गया। तो किसके द्वारा यहाँ पर 2020 ईयर को डिक्लेयर किया गया नर्सिस एंड मिडवाइफ ईयर। फर्स्ट जी, ये इंडिया का फर्स्ट हाइब्रिड एन्युटी जो जिसको बोल रहे हैं हम, ठीक है। तो ये एक प्रोजेक्ट है सीवीएस सेक्टर में, यानी कि एक तरीके से जो गंदगी होती है उसको साफ करने में। तो ये 14 मिलियन लीटर पर डे काम करेगा। तो सीवीएस ट्रीटमेंट प्लांट आप लोग बोल सकते हैं कहाँ पर हमारी कंट्री में ये अभी लगाया जा रहा है, ठीक है, जिसके बारे में हम लोगों ने बात की। ये किस लोकेशन पे लगाया जा रहा है ये आप लोगों को बताना है। इतना आप लोगों को बता देता हूँ कि उत्तराखंड के अंदर है, आप लोगों को एग्जैक्ट लोकेशन बतानी है। पीएमएलए जिसके द्वारा डिक्लेयर किया गया नीरव मोदी को यहाँ पर फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। तो ये क्या है, फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिफाइन किया जाता है कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है वो कितने अमाउंट या फिर इससे ज़्यादा लेकर इंडिया से एक तरीके से भाग जाता है, ठीक है, अवॉइड करने के लिए क्रिमिनल प्रोसीडिंग। यानी कि मान लीजिए आप लोगों को यहाँ पर एक्स कोई मनी है, आप लोगों ने ली और आप लोग इंडिया से भागे क्योंकि आप लोग के खिलाफ कोई केस न चले। तो ये कितना है अमाउंट, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इनके आंसर अभी आप लोगों को बताऊंगा, अच्छे से सुनिएगा और फिर देखिएगा आप लोग कितने क्वेश्चन जो है वो सही हुए। सबसे पहले जो यहाँ पर बात की जा रही है यूनिवर्सल कवरेज डे, ये सेलिब्रेट किया जाता है यहाँ पर 12 दिसंबर को और प्रमोट किया जाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो जैसे कोविड-19 चल रहा है तो ऐसे क्वेश्चन बड़ी फ्रीक्वेंटली आप लोगों से बन सकते हैं। वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2019 ये रिलीज की गई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ग्लोबली। ये यहाँ पर अगर बात करें, इसमें बोला जा रहा है कि 2018 में केस डाउन हो गए हैं एज कम्पेयर टू 2010 के। तो ये एक एनालिसिस निकलकर सामने आया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर काम करती है जो कि बताती है कि किस तरीके का ईयर है यहाँ पर ये। तो ये यहाँ पर डिक्लेयर किया गया नर्सिस एंड मिडवाइफ्स, ठीक है, ईयर। इंडिया की फर्स्ट हाइब्रिड एन्युटी जो एचएएम प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो 14 मिलियन ये 14 मिलियन लीटर पर डे ये देखने को मिला सराई इन हरिद्वार जो इनोग्रेट किया गया यहाँ पर चीफ मिनिस्टर जो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है, तो उनके द्वारा। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत हमारी कंट्री में नीरव मोदी को फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर बताया गया। और फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर वो पर्सन होता है जो 100 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा मनी लेकर कंट्री से बाहर चला जाता है अगर उसको क्रिमिनल प्रोसीडिंग से बचना है, यानी कि अगर उसके खिलाफ कोई केस चले उससे उसको अपना पीछा छुड़ाना है। तो ये बातें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है, ये किसके द्वारा डिक्लेयर किया जाता है। तो इकोनॉमी डाउन चल रही है उसके चलते हुए और इसी के साथ में जो आज की डेट में जो कंडीशन देखने को मिल रही है हेल्थ सेक्टर की, उसके चलते इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आइडिया रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आइए अब डिटेल में क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर बात कर रहा है सांबर लेक के बारे में। तो सांबर लेक के बारे में कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये आप लोगों को बतानी है। पहली स्टेटमेंट बोला गया सांबर लेक इंडिया की लार्जेस्ट इनलैंड वाटर लेक है। तो ये भारत की एक लार्जेस्ट इनलैंड वाटर लेक बोला गया। दूसरा बोला गया ये डेजिग्नेटेड की गई है एज ए रामसर साइट। तीसरा बोला गया फेमस है जिंक मेटल प्रोडक्शन के लिए। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। ए में बोला गया 1 ओनली, बी बोला गया 2 ओनली, सी बोला गया 3 ओनली, डी बोला गया नन। तो कौन सा आंसर है यहाँ पर, तो आंसर यहाँ पर सी, यानी कि थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। सबसे पहले तो यहाँ पर जो सांबर लेक है आप लोगों को ये पता होना चाहिए कौन से राज्य के अंदर है। तो सांबर लेक जो है ये राजस्थान के अंदर है। राजस्थान एरिया वाइज हमारी कंट्री में सबसे बड़ा राज्य है।
तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर जो ये लेक है यहाँ पर, ये सोल्ट प्रोडक्शन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक हमारी कंट्री में ये देखने को मिलेगी। तो जिंक प्रोडक्शन के लिए नहीं, नॉर्मली ये सोल्ट प्रोडक्शन के लिए यानी कि नमक बनाने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक है। और इसको रामसर साइट का डेजिग्नेशन दिया गया 1990 में। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट जो बात करूँ यहाँ पर, आखिर ये न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए कि इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको IVRI आप लोग बोलते हैं, बरेली के अंदर में है यहाँ पर। इसके द्वारा अभी बोला गया बहुत सारी जो चिड़िया हैं उनकी डेथ हुई यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया में, सांबर लेक के अंदर में। तो बोला गया यहाँ पर ये एवियन बोट्यूलिज्म की वजह से यहाँ पर ये बहुत सारी चिड़िया की जो जान गई है, तो उसके चलते यहाँ पर ये न्यूज़ में है। लगभग अगर बात आप लोग इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर तो सांबर लेक जो है इंडिया की लार्जेस्ट लगभग 230 स्क्वायर किलोमीटर इनलैंड वाटर लेक आप लोग इसको बोल सकते हैं। इसके चलते जो यहाँ पर ये जो लेक है, खासकर अगर बात करें नागौर और इसी के साथ में अजमेर डिस्ट्रिक्ट में फैली हुई है राजस्थान के अंदर में, और ये रिसीव करती है वाटर कई सारी रिवर जो है यहाँ पर राजस्थान के अंदर में छोटी छोटी, उनसे। इसमें एक खारी और इसी के साथ में जो रिवर का नाम बात करेंगे आप लोग, ये है सामोदा, ठीक है। तो ये कुछ रिवर है जिनके नाम आप लोग याद रखते हैं, और सोल्ट प्रोडक्शन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और एक इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है राजस्थान के अंदर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक है जो अभी रिसेंटली न्यूज़ में थी। तो आंसर यहाँ पर सी हो गया। आगे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये बात कर रहा है सिटीजनशिप के बारे में। तो इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। ए पर्सन जो इंडियन सिटीजन नहीं है एलिजिबल है कॉन्टेस्ट इलेक्शन में, यानी कि इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए वो एलिजिबल है, चुनाव लड़ने के लिए योग्य है। दूसरा बोला गया सिटीजनशिप एक्ट 1955 कंटेन करता है प्रोविजन रेस्पेक्ट टू एक्वाइजेशन और टर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजन। कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? ए में बोला गया वन ओनली, बी बोला गया टू ओनली, सी बोला गया बोथ 1 and 2, डी बोला गया नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या है? तो सही आंसर है यहाँ पर बी, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। देखिए सबसे पहले तो आप लोगों को इसके बारे में प्रोविजन पता होना चाहिए। हमारी कंट्री में पार्ट सेकंड में सिटीजनशिप के बारे में बात की जा रही है। सिटीजनशिप में आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक हमारे संविधान में प्रोविजन है कि किस तरीके से आप लोग सिटीजनशिप ले सकते हैं और किस तरीके से आप लोग सिटीजनशिप टर्मिनेट कर सकते हैं। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कैब की वजह से, जिसको सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आप लोग बोलते हैं, इसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में है, जो कि अभी रिसेंटली दोनों जगह लोकसभा और राज्यसभा में इसको पास कर दिया गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट तो ये, एक तो इसकी वजह से काफ़ी न्यूज़ में है। दूसरी बात यहाँ पर यह है तेलंगाना के एक MLA हैं जिनका नाम है रमेश, तो उनकी सिटीजनशिप को लेकर अभी इश्यू है, यहाँ पर होम मिनिस्ट्री के द्वारा रिवोक कर दी गई है उनकी सिटीजनशिप। तो उनकी जो सिटीजनशिप है मिस रिप्रेजेंटेशन जो उनके द्वारा अप्लाई किया गया सिटीजनशिप में 2008 के लिए, तो मिस रिप्रेजेंटेशन फैक्ट को चलते हुए यहाँ पर उनकी जो सिटीजनशिप है वो कैंसिल कर दी गई है। तो इसके चलते अगर सिटीजनशिप नहीं है तो कोई भी जो इलेक्शन है वो कॉन्टेस्ट नहीं कर सकता, इनके चुनाव नहीं लड़ सकता। हमारी कंट्री में एक सिटीजन ही हमारी कंट्री में इलेक्शन लड़ सकता है, कोई बाहर का आदमी इलेक्शन नहीं लड़ सकता। आप लोग बोलेंगे आखिर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, अगर किसी बाहर के आदमी को इलेक्शन लड़ने के लिए अलाउ कर जाए, मान लीजिए चाइना का कोई आकर इलेक्शन लड़े, पाकिस्तान का या फिर USA का, और अगर वो यहाँ पर जीत जाता है तो वो पर्सन क्या करेगा, वो हमारी कंट्री में हो सकता है अपनी कंट्री के हिसाब से काम करे, और हो सकता है इसके चलते और भी प्रॉब्लम हमारी कंट्री में फेस करनी पड़े। तो इसके चलते सिटीजनशिप वाला फंडा काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, तो आप लोग आइडिया रखिएगा। तो हमारी कंट्री में अभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है, उसमें भी आप लोगों को पता है 2019 जो यहाँ पर लाया गया है, वो सिटीजनशिप एक्ट 1955 को अमेंडमेंट कर कर ही हमारी कंट्री में एक नया एक्ट लाया जा रहा है। तो उसके चलते भी यहाँ पर ये न्यूज़ में है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर इसका बी हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर बात की जा रही है सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? CDSCO। ये ऑर्गेनाइजेशन कई बार न्यूज़ में रहती है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाता है। बोला गया है कि ये एक नेशनल रेगुलेटरी बॉडी है जो कि इंडियन फार्मास्यूटिकल को यहाँ पर रेगुलेट करती है, ओनली इंडियन फार्मास्यूटिकल। दूसरा बोला गया है ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड द फैमिली वेलफेयर के अंडर में आती है। तो करेक्ट आंसर कौन सा है? ए ओनली 1, बी ओनली 2, सी बोथ 1 and 2, डी नन। तो सही आंसर क्या है? तो सही आंसर यहाँ पर बी, यानी कि ओनली 2 सही है। रीजन क्या है पहले आप लोग समझ लीजिए। यहाँ पर सेंटर के द्वारा रिसेंटली अभी डिसाइड किया गया है कि स्मार्ट सेफ्टी सर्विलेंस, जिसमें 3S इसको बोला जा रहा है, 3S प्रोग्राम, यानी कि स्मार्ट सेफ्टी और सर्विलेंस, इसको ध्यान में रखते हुए हमारी कंट्री में जो ड्रग्स हैं यानी कि वैक्सीन है उसके ऊपर फोकस दिया जाएगा। और ये जो काम करेगा सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि CDSCO।
तो ये काम करेगा, ठीक है। तो ये जो काम करेगा यहाँ पर ड्रग्स वैक्सीन के लिए यहाँ पर काम करेगा। तो इस तरीके से ये एक नेशनल रेगुलेटरी बॉडी है इंडियन फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइस के लिए, ठीक है। तो फार्मास्यूटिकल के लिए भी है और मेडिकल डिवाइस के लिए भी है, ओके। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गई। दूसरे में बोला गया कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड द फैमिली वेलफेयर के अंडर में आता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड द फैमिली वेलफेयर के अंडर में आता है। और इसी के साथ में जो ये फंक्शन करता है, ये फंक्शन करता है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, इसके अंडर यहाँ पर ये काम करता है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है आप लोगों से। मिनिस्ट्री देखिए जल्दी आप लोगों से पूछ ली जाती है, तो मिनिस्ट्री के बारे में आप लोगों के माइंड में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो मिनिस्ट्री कौन सी है? फैमिली हेल्थ एंड द फैमिली वेलफेयर। तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात कर रहा है, ए यूएन कमिटी रिसेंटली पास किया एक रिजोल्यूशन जो कि एंटाइटल है यहां पर काउंटरिंग द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर क्रिमिनल पर्पज। यानी कि एक तरीके से यहां पर ये यूएन कमिटी के द्वारा एक रिजोल्यूशन पास किया गया है जो कि यहां पर रोकता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन का और टेक्नोलॉजी का यूज क्रिमिनल पर्पज के लिए, ठीक है। यानी कि अच्छे कामों के लिए होना चाहिए। ये रिजोल्यूशन अमंग किस यहाँ पर ये रिजोल्यूशन जो है यहाँ पर बोला जा रहा है किस कंट्री के नेतृत्व में इसको यूएन के अंदर लाया गया है? ए में बोला गया इंडिया, बी में यूएसए, सी में रसिया और डी में चाइना। तो सही आंसर क्या है? ए, बी, सी, एफ और डी। तो जो सही आंसर है यहाँ पर ये इसका सी यानी कि रसिया। थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। रसिया के द्वारा लीड किया गया ये रिजोल्यूशन यूएन के अंदर में और ये रिजोल्यूशन पास हो गया। इंडिया ने भी इसके फेवर में वोट किया है कि हाँ ऐसा कुछ होना चाहिए। इसका मतलब समझ लेते हैं। इसका मतलब ये है कि एम ये है प्रमोट करने के लिए कि पूरा ग्लोबल साथ में आए काम करने के लिए, प्रैक्टिकल अप्रोच रखे। अगर कोई साइबर क्राइम होता है, साइबर क्राइम यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं ऑनलाइन आप लोगों की जो इन्फॉर्मेशन चोरी हो जाती है, आप लोगों की सिक्योरिटी का हनन होता है, किसी कंट्री की सॉवरेनिटी का हर्ट होता है, तो उसके चलते इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जो यूज़ है वो किसी टेररिस्ट पर्पज के लिए नहीं किया जाना चाहिए, वो किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में नहीं आना चाहिए। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर इसके बारे में बात की जा रही है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाता है, इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। तो आंसर यहाँ पर इसका सी हो गया, ओके। तो यहाँ पर यूएन में यहाँ पर इसको पास कराया गया है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन का टेक्नोलॉजी का जो यूज़ है वो गलत काम के लिए न किया जाए, उसको रोकने के लिए। तो आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है और यूपीएससी ऐसी स्टेटमेंट बड़ी फ्रीक्वेंटली आप लोगों से पूछती है, ठीक है। कोई भी एग्जाम अगर आप लोग दे रहे हैं, इस लेवल के क्वेश्चन तैयार करेंगे तो आप लोगों से बड़ी फ्रीक्वेंटली एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बोला जा रहा है यहाँ पर बैक्टीरियोफेज के बारे में, तो इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। बोला गया है दे आर बैक्टीरियाज जो कि किल करते हैं वायरस को। दूसरी स्टेटमेंट बोला गया है कि इट इज पॉसिबल थ्रेट अगेंस्ट मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस स्ट्रेन ऑफ मेनी बैक्टीरियाज, ठीक है। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है ये आप लोगों को बतानी है। ए में बोला गया वन ओनली, बी में बोला गया टू ओनली, सी में बोला गया बोथ एंड डी में बोला गया नन। तो सही आंसर क्या है? ए, बी, सी, एफ और डी। तो जो सही आंसर है यहाँ पर ये है डी, यानी कि कोई सा भी सही आंसर नहीं है। बैक्टीरियोफेज आखिर है क्या, इसके बारे में एक बार समझ लेते हैं। ये एक वायरस है जो कि किल करता है बैक्टीरिया को, ना कि बैक्टीरिया है जो कि किल करता है वायरस को। तो ये यहाँ पर उल्टी स्टेटमेंट हो गई। यहाँ पर ये एक वायरस है जो कि किल करता है बैक्टीरिया को, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट यहाँ पर ये हो गई, ये गलत स्टेटमेंट दी गई है। दूसरा हो गया है ये एक पॉसिबल थ्रेट है अगेंस्ट मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस स्ट्रेन जो कि मैनी बैक्टीरियाज की वजह से होता है। तो यहाँ पर ये एक थ्रेट नहीं है, ये एक थेरेपी है, यानी कि एक सॉल्यूशन है यहाँ पर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस के लिए। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस क्या होता है? मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस के लिए एक छोटा सा मैं आप लोगों को उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए आप लोग क्या करते हैं, किसी बच्चे को डांटना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और वो चाहे कुछ करे चाहे ना करे, आप लोग उसको हर टाइम डांटते रहते हैं। तो एक टाइम पर बच्चा आप लोगों को सुनना बंद कर देगा, बोलेगा कि इस इंसान की तो आदत है इस तरीके से डांटने की। तो ये एक तरीका रेजिस्टेंस हो गया कि आप लोग की जो डांट है वो उसके ऊपर असर ही नहीं कर रही है। इसी तरीके से बीमारी होती है। बीमारी क्या होती है? मान लीजिए आप लोग डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला 5 दिन तक आप लोगों को दवाई खानी है, पर लेकिन आप लोगों को लगा 2 दिन के बाद में कि अब दवाई नहीं खानी है, तो अब दवाई नहीं खानी है, अब सही हो गए हैं। तो फिर क्या होता है, कुछ दिनों के बाद आप लोग फिर से बीमार होने लगते हैं। तो वो कंडीशन क्या होती है, आप लोगों की बॉडी रेजिस्ट करने लगती है दवाई को। एक ऐसा स्ट्रेन आप लोगों की बॉडी में आ जाते हैं जो कि वो जो पहला डोज दवाई का दिया जा रहा था, अब आप लोगों की बॉडी में वो काम नहीं करेगा। तो इसके चलते दूसरी आप लोगों को दवाई देनी पड़ेगी, अब हाई डोज देना पड़ेगा आप लोगों को सही करने के लिए। तो आप लोगों की बॉडी में रेजिस्टेंस क्रिएट होने लगता है। तो ये उसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा, थेरेपी है ना कि ये थ्रेट है यहाँ पर, ताकि इसको रोका जा सके। ये काफी लार्ज स्केल पर ऑल ओवर वर्ल्ड में देखने को मिल रहा है। रीजन क्या क्या है?
सबसे बड़ा रीज़न तो यही है कि हम लोग क्या करते हैं, आज की डेट में जो खाना वगैरह खा रहे हैं, जो भी खा रहे हैं, उसमें जो खाद वगैरह जो यूज़ किए जाते हैं, वो बहुत बड़ा रीज़न है। दूसरा, खुद घर पे ही डॉक्टर हम लोग बन जाते हैं, अपने हिसाब से सारे नुस्खे वगैरह यूज़ करते रहते हैं, वो भी बहुत बड़ा रीज़न है। लापरवाही जो होती है यहाँ पर, कई बार डॉक्टर की साइड से, कई बार जो पेशेंट होता है उसकी साइड से, ये भी बहुत बड़ा यहाँ पर रीज़न है। तो कई सारे रीज़न आप लोग बोल सकते हैं जिसकी वजह से मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस हमारी बॉडी में क्रिएट हो जाता है। तो आंसर यहाँ पर डी हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात कर रहा है पृथ्वी सेकंड मिसाइल के बारे में। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। पहली स्टेटमेंट बोला गया कि ये सरफेस टू एयर टैक्टिकल मिसाइल है, जो कि स्ट्राइक रेंज है इसकी 350 किलोमीटर। दूसरा बोला गया है यहाँ पर ये इंडिया की फर्स्ट मिसाइल इंडिजिनियसली डेवलप की गई थी डीआरडीओ के द्वारा अंडर इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू। तीसरा बोला गया यहाँ पर स्टेट ऑफ आर्ट मिसाइल है, जो कि पावर्ड है क्रायोजेनिक इंजन की हेल्प से, यानी कि क्रायोजेनिक इंजन यहाँ पर पावर्ड है जो कि यूज किया जाता है। करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है। ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 2 ओनली, सी में बोला गया 2 and 3, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है, ए बी सी एफ डी। तो जो सही आंसर है यहाँ पर ये है बी, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट सही है, पर लेकिन फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। रीजन क्या है, रीजन यहाँ पर ये है, ये सरफेस टू सरफेस वार करने वाली मिसाइल है, ना कि सरफेस टू एयर। यानी कि अगर सरफेस से छुट जाएगी तो सरफेस पर ही यहाँ पर वार करेगी, ऐसा नहीं कि सरफेस टू एयर में वार करेगी। नेक्स्ट यहाँ पर हमारी कंट्री में एक प्रोग्राम है जो आप लोग याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा कि इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम किस ऑर्गेनाइजेशन का है हमारी कंट्री में, या फिर IGMDP शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों से पूछ लेंगे किसका प्रोग्राम है, तो ये डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का प्रोग्राम है। तो ये कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। क्रायोजेनिक इंजन नहीं, यहाँ पर ये लिक्विड प्रोपल्सन जो ट्विन इंजन है वो यहाँ पर बेसिकली यूज किया जाता है। इंट्रोड्यूस की गई थी यहाँ पर डिफेंस फोर्सेज में फर्स्ट टाइम यहाँ पर ये मिसाइल 2003 में। होता क्या रहता है, बार बार इनको रिसेंटली इनको यूज किया जाता है और इनके एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं इनकी रेंज बढ़ाने के लिए, तो इसलिए ये मिसाइल कई बार न्यूज में रहती है। पृथ्वी हो गई, अग्नि हो गई, तो ये सारी वो मिसाइल है जो कि APJ अब्दुल कलाम सर के द्वारा जिनके ऊपर काम किया गया था। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर इसका बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात कर रहा है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि जो हमारी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, आपके फंडामेंटल राइट का हनन होता है, तो जो अवेलेबल है आप लोग सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जा सकते हैं इनको, अगर आप लोगों का हनन होता है फंडामेंटल राइट का, तो उसके बारे में बात की जा रही है। बोला गया है कि यहाँ पर ये इट कैन टेकन अवे बाय द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो रेमेडीज है उनको हटाया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके। ठीक है, राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट बी सस्पेंड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेज, यानी कि राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट किसी भी सर्कमस्टेंसेज के अंडर सस्पेंड नहीं किया जा सकता। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है ये आप लोगों को बतानी है। ठीक है, तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ए बोला गया 1 ओनली, बी बोला गया 2 ओनली, सी बोला गया बोथ 1 and 2, डी बोला गया नाइदर 1 नो 2। तो सही आंसर क्या है, ए बी सी एफ डी। तो जो सही आंसर है यहाँ पर ये है डी, यानी कि कोई सी भी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट नहीं है। इसके बारे में समझ लेते हैं। हमारे संविधान में आर्टिकल 32 है जिसको भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया था, यानी कि ये जान है संविधान की। रीजन क्या है, रीजन ये है यहाँ पर ये सिटीजन को इतनी पावर दे देता है कि सिटीजन स्टेब्लिशमेंट के खिलाफ यहाँ पर जा सकता है अगर उसके फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, और कोर्ट में जा सकता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये इसको अमेंड करके संविधान से नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि 1973 में केशवानंद भारती का केस आया था, जिसके बाद में हमारी कंट्री में बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आया। उसका मतलब क्या था, उसका मतलब ये था कि सब कुछ संविधान में आप लोग चेंज कर सकते हैं, बस लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर आप लोग चेंज नहीं कर सकते, यानी कि एक ढांचा आप लोग चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये बात यहां पर बोली गई है। नेक्स्ट यहां पर बोला गया है कि देखिए क्या चीजें होती हैं। यहां पर बोला गया है कि इसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं है, टेम्परेरली इसको सस्पेंड किया जा सकता है। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 350 ये 359। ठीक है, तो यहाँ पर 359 जो है यहाँ पर ये आर्टिकल के तहत यहाँ पर सस्पेंड किया जा सकता है, वो टेम्परेरली सस्पेंड होगा। तो अगर किसी और की जो फंडामेंटल ड्यूटी है उसका हनन कर रहे हैं तो उसके चलते आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो टेम्परेरली सस्पेंशन का यहाँ पर है बेसिकली, ऐसा नहीं है कि आप लोग इसको परमानेंटली सस्पेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके अंदर ये बेसिकली कई बार न्यूज में रहता है, तो आंसर यहाँ पर डी हो गया। अभी आर्टिकल 370 यहाँ पर हटाया गया जम्मू एंड कश्मीर में, तो उसके चलते यहाँ पर ये काफी फंडामेंटल राइट वाला इशू काफी न्यूज में था, तो बार बार ये न्यूज में आ रहा था। तो इस तरीके से भी आप लोगों से क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। अगर लेक्चर पसंद आता है तो ही लाइक कीजिएगा, अगर पसंद नहीं आता तो डिसलाइक कीजिएगा। लेक्चर की PDF आप लोग यहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।